हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज से हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर सीबीएसई और आरबीएसई के लिए सेम है, क्योंकि इस साल से सीबीएसई और आरबीएसई गवर्नमेंट ने सेम कर दिए हैं। तो आपके पास चाहे सीबीएसई है चाहे आरबीएसई है, आपके पास एनसीईआरटी बुक ही आपकी लगेगी। और एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है आपका फिज़िकल वर्ल्ड। देख लेते हैं। देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका फिज़िकल वर्ल्ड। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए अपन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 अपन सीक्वेंस वाइज चलेंगे। बस अपन को चैप्टर नंबर 1 के बाद एक मैथमेटिकल टूल और करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल करने से पहले हमें मैथमेटिकल टूल पता होने चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। इस चैप्टर में जनरल फिज़िक्स की डेफिनेशन है, फ़िज़िक्स में क्या पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन है, ये समझ लो आप। लेकिन हमारे कोर्स में भी है, हमारे सिलेबस में भी है ये, और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बात आती है साइंस की, कि भाई हमने सब्जेक्ट लिया है साइंस 11th के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। आपको कि सबको पता है, हमें पता है साइंस क्या होती है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखिए, साइंस एक ऐसी नॉलेज है, नॉलेज तो कोई भी हो सकती है, लेकिन साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिलती है। द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऑब्जर्वेशन किए, हमने एक्सपेरिमेंट किए, और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो हमें नॉलेज मिली उसको हमने बोला साइंस। तो ऑब्जर्वेशन कैसे किए मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे हमारे पूर्वजों ने आकाश में तारों को देखा, चांद को देखा और उनकी मूवमेंट को देखा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, उनकी मूवमेंट को देखा कि चांद तारे आज यहाँ हैं और कल कहीं और है। तो उन्होंने देखा, देखो आज इस दिन तारा ये यहाँ था, अगले दिन तारा की दिशा बदल जाती है। इसका मतलब उन्होंने रोज़ इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। किसी चीज़ को ध्यान से देखना, उस पर नज़र रखना, यूँ कहता है ऑब्जर्वेशन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आया? जैसे मम्मी पापा आप पढ़ते हो तो मम्मी पापा आपको ऑब्जर्व करते हैं कि कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा बच्चा। वैसे ही हम जब चांद तारों को देख रहे हैं, जो हमारे पूर्वज देखते थे, तो वो देखते थे रोज़ उनकी पोजीशन बदल रही है, तो वो पोजीशन को नोट करते रहते थे। इस चीज़ को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो धीरे धीरे उन्होंने इसके कैलकुलेशन करी और उनको पता लगा कि एक्चुअली अर्थ और प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये नॉलेज मिली ना। तो नॉलेज कैसे मिली? ऑब्जर्वेशन से। तो ऐसी नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिलती है, हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती है और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होती है, वो होती है साइंस। समझ में आ गई बात? ओके। अब साइंस का जो लैटिन वर्ड है वो साइंटिया है। इसका मतलब साइंस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई वो साइंटिया से हुई है, और इस साइंटिया वर्ड का मतलब है नॉलेज। और संस्कृत वर्ड है इसका विज्ञान। ये देखिए, संस्कृत वर्ड है विज्ञान, विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। और अरेबिक वर्ड है इल्म। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इन तीनों का एक ही मतलब है। इसका मतलब भी है नॉलेज, विज्ञान का मतलब भी है नॉलेज, और इल्म का मतलब भी है नॉलेज। तो साइंस का मतलब नॉलेज है जो हमें एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से मिलती है। अब हमने क्या किया, साइंस को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने साइंस को भी कई पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्या होता है आपको बेसिकली आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ज्योग्राफी में क्या होता है? भूगोल। ठीक है, अर्थ की स्ट्रक्चर, अर्थ के अंदर वॉल्केनोज आते हैं, जो पहाड़ बनते हैं, माउंटेन्स होती हैं, उनके बारे में ज्योग्राफिकल पूरी नॉलेज होती है ज्योग्राफी। ये साइंस की ब्रांच है ज्योग्राफी भी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर या अर्थ के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे चांद, सूरज। ठीक है,
मार्स, वीनस, ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, मतलब अर्थ के बाहर के जो भी प्लैनेट हैं और हमसे जो बहुत दूर हैं, उनको बोलते हैं हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इनके मोशन के बारे में पढ़ना, इनके बारे में स्टडी करना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, ये समझ लो आप, ये होता है एस्ट्रोनॉमी। दूसरा एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ये जो प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, इनके मोशन से, प्लैनेट मोशन करता है, एस्टेरॉइड मोशन करता है, इनके मोशन से अपना भविष्य जानना, ज्योतिष विद्या होती है ना अपने हिंदी में, भारत में ज्योतिष विद्या, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी होती है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी। और ये प्लैनेट के मोशन से प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर की, मतलब भविष्य का अनुमान लगाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो ये होती है एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद आती है ओशिनोलॉजी। ओशिनोलॉजी मतलब समुद्र विज्ञान, ठीक है। इसके अंदर आपको वाटर मतलब समुद्र की गहराई कितनी है और उस गहराई पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर कौन सी एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ओशिनोलॉजी अगर जो बनता है ओशिनोलॉजिस्ट, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबका ज्ञान होता है। तो ये बेसिकली साइंस की ब्रांचेज हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अभी हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन ना, हम फिजिक्स में उनको बहुत इज्जत देते हैं, हालांकि न्यूटन को भी इज्जत देते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन को भी इज्जत देते हैं, बहुत और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिक साइंटिस्ट है। क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इनके बारे में बहुत किस्से हैं, मज़ेदार किस्से हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। लेकिन अभी चलो बात करते हैं कि भाई एल्बर्ट आइंस्टीन का साइंस के बारे में क्या कहना है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज, a catalog of unrelated facts. It is a creation of human mind with its freely invented ideas and concepts. तो अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि भाई साइंस एक ना केवल लॉज का कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन ऑफ लॉज इज जस्ट नॉट जस्ट एक लॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ लॉज, मतलब नियमों का एक संग्रह नहीं है केवल साइंस। एक कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ मिलकर साइंस नहीं बनाते हैं। ये अपने ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, अपनी इंसानी दिमाग की उपज है ये साइंस। जो इंसानी दिमाग सोच सोच के नई आइडिया और कॉन्सेप्ट को सोचता है। ये बात आपको समझ में आई कि इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड विद इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। तो ये कहना था हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन का साइंस के लिए, ठीक है। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार साइंस की डेफिनेशन है। तो चलो आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक में, हमारे फिज़िक्स में, हमारे सब्जेक्ट में आते हैं हम। तो फिज़िक्स का मतलब ग्रीक में, संस्कृत में और अरब में, तीनों में फिज़िक्स का मतलब अलग अलग वर्ड हैं। जैसे फ्यूसिस कहते हैं ग्रीक के अंदर, भौतिकी कहते हैं हम संस्कृत के अंदर, और अल्फेजिया हम बोलते हैं अरेबिक के अंदर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आप देखो कि फ़िज़िक्स से सारे वर्ड मिल रहे हैं भौतिकी के अलावा। ये देखिए, फ्यूसिस फिज़िक्स, फ्यूसिस फिज़िक्स, अल्फेजिया फिज़िक्स। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हैं। तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे कंट्री बदलती रहती है, नाम एक ही होता है, लेकिन टाइम के साथ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं और वो अलग अलग नाम बन जाते हैं। तो चलो इस बात पे हमें बाद में डिस्कस करेंगे। मैं भी मेन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि भाई ग्रीक के अंदर और फ्यूसिस से ही फिज़िक्स का नाम पड़ा है, ठीक है। फ्यूसिस से ही फिज़िक्स का नाम पड़ा है, और संस्कृत में हमारे बोलते हैं हम भौतिकी, और अरेबिक में हम बोलते हैं अल्फेजिया। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, फिज़िकल वर्ल्ड, फिज़िकल वर्ल्ड, फिज़िकल वर्ल्ड। इसका मतलब फिज़िक्स के अंदर हम फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, नेचर और नेचर के फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स क्या होता है, जिसमें हम नेचर और इसके फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचर क्या है, उसके फिनोमिना क्या है। जैसे हम जैसे हम बॉल गिरती है या एप्पल गिरता है, तो एप्पल गिर के कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है या कोई आर्टिफिशियल फिनोमिना है? तो नेचुरल फिनोमिना है। प्लेनेट का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना, सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना, ठीक है,
ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरल फिनोमिना है। समझ में आई बात? तूफान आना, ये कैसा फिनोमिना है? नेचुरल फिनोमिना। आसमान का नीला दिखाई देना, कैसा फिनोमिना? नेचुरल फिनोमिना। दिन और रात होना, नेचुरल फिनोमिना। इन सब को हम फिजिक्स से समझा सकते हैं। ये जितने भी फिनोमिना होते हैं नेचुरल, इनको हम फिजिक्स से समझाते हैं और इनकी स्टडी को ही हम बोलते हैं फिजिक्स। तो आपको समझ में आया फिजिक्स में हम क्या करते हैं? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमिना। अब हम फिजिक्स में दो टॉपिक पर बहुत जोर देते हैं, प्रिंसिपल थर्ड्स। ओके, अब हम फिज़िक्स में दो टॉपिक्स पर बहुत जोर देते हैं। मतलब फिज़िक्स के टू प्रिंसिपल थ्रस्ट का मतलब होता है दो ऐसी चीज़ें जो फिज़िक्स में बहुत जोर दे के दी जाती हैं। मतलब फिज़िक्स में उसको ही फोर्स किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम पे क्या कहा जाता है ना कि सुबह सुबह टाइम से उठो और रात को जल्दी सो जाओ, कहते हैं ना, ये जोर दे के सब कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं। वैसे ही फिजिक्सिस्ट इन दो बातों पे जोर रखते हैं कि जितने भी रूल बने उनमें यूनिफिकेशन हो और उनमें रिडक्शनिज्म हो। मतलब जितने ही लॉज बन रहे हैं फिजिक्स में वो दो चीज़ों का पालन करें, एक तो यूनिफिकेशन का और एक रिडक्शनिज्म का। इसका मतलब आपको समझाता हूँ मैं। तो जितने भी, जैसे जो भी साइंटिस्ट है जो अपने नए नए नियम बना रहा है, वो दो चीज़ों का ध्यान रखता है नियम बनाते समय, एक तो यूनिफिकेशन का पालन हो और एक रिडक्शनिज्म का पालन हो। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारे फिनोमिना को हम एक चीज़ से समझा सकें। जैसे हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू कंसेप्ट्स एंड लॉज। इसका मतलब जैसे फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द प्लेनेट, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। अब ये तीन अलग अलग फिनोमिना है या नहीं है? सेब का गिरना ज़मीन पर, सैटेलाइट का प्लेनेट के अराउंड मोशन करना, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, और ग्रहों के चारों तरफ वो घूमते हैं, और मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, प्लेनेट का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना। ये तीन अलग अलग फिनोमिना हैं या नहीं है? हैं। एक, दो, तीन। इन तीनों फिनोमिना का बेसिक कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेब नीचे क्यों गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहने का मतलब इतने सारे फिनोमिना का मेन रीज़न एक ही है। तो सारे फिनोमिना एक चीज़ से जुड़े हुए हैं ना, मतलब सबका कारण एक है, सबका मालिक एक है, सबका कारण एक है। चलो, तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को कुछ कंसेप्ट से ही, एक कंसेप्ट या एक लॉ से समझाना यूनिफिकेशन कहलाता है। बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को एक लॉ से समझाना। अब एक बात और आती है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो वो एकदम से समझ में नहीं आती। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, देखो फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ढंग से समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो रिडक्शनिज्म की बात करते हैं। चलो, तो रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि फिजिक्स के अंदर कोई हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब तुम समझ लो कि हम मोटरसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, व्हील्स होते हैं, ब्रेक सिस्टम होता है। तो मतलब एक मोटरसाइकिल एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और वो मोटरसाइकिल एक बहुत छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना होता है। जैसे ब्रेक सिस्टम हो गया, ऑयल सिस्टम हो गया, ठीक है, और व्हील सिस्टम हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो हम उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए उसके छोटे छोटे सिस्टम को पहले समझना चालू करते हैं। तो किसी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए उसके छोटे छोटे सिस्टम को समझना ही रिडक्शनिज्म कहलाता है। इट इज़ ब्रेकिंग डाउन, देखो, इट इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ब्रेक करके उसको सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम में बांट लिया, और उन सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम में हमने फिजिक्स के लॉ लगा दिए। फिर से देखिए,
इट इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम so that law of physics can be applied to that system and we can understand the working of complex system। भाई सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको छोटे छोटे सिस्टम में बांट दिया, अब उन छोटे सिस्टम को फिजिक्स की सहायता से समझ लिया, तो इसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कम करना। भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़ी चीज़ कॉम्प्लेक्स सी समझ में नहीं आ रही ना, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझ लो तो समझ में आ जाएगी। तो आज का चैप्टर इतना ही है, इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में फिर आगे चलते हैं। ये 4-5 लेक्चर का चैप्टर है पूरा, ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें मतलब थ्योरेटिकली है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर नीट के एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस चलते रहो साथ में, सब सही होगा। ओके बच्चों।